नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज का वीडियो मोटिवेशनल, एजुकेशनल, बच्चे और बड़े उन करोड़ों लोगों की आंखें खोल देने वाला है जो विशेष रूप से कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, बोर हो गया हूँ, आलस आता है, पढ़ने का समय नहीं है, उम्र हो गई है, अब इस उम्र में पढ़ने से क्या मिलेगा, नौकरी के साथ कैसे पढ़े, परिवार के साथ कैसे पढ़े, बच्चों को पढ़ाएं कि खुद पढ़े, आदि आदि। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इस विषय के जानकार है। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ, इसे जानने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो खुद अपने बारे में बताएंगे। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और मैंने एक बहुत पहले एक मैगजीन, एक फ्रेज पढ़ा था जिसमें था कि फर्स्ट रिजर्व देन डिजायर। इसका मतलब है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम पहले कुछ अपने पास रखें, यानी कुछ एजुकेशन पाएं और तब किसी चीज की इच्छा रखें। यदि आप अपने आप को इस तरह रखेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरी एक लैटिन मैगजीन है कि विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। मैंने कई वीडियो में ये बात कही है कि द लॉ असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट एट नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट। यानी लॉ, हम कह सकते हैं लॉ, इसको भगवान से भी जोड़ सकते हैं। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, जो सोए नहीं हैं। हम इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि हम जैसे हैं, जहां हैं, यदि दाढ़ी सफेद है, हम गंजे हैं, तो जैसे हैं, जैसा भगवान ने बनाया है, हम उससे संतुष्ट हैं और अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं। और यदि मेहनत आप करना जानते हैं तो निश्चित मानिए कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं, आज मेरी पत्नी बार बार हर वीडियो में कहती हैं कि मेरे पति इस विषय के जानकार हैं, तो मैं आपको अपने बारे में आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम पिलखवा, गाजियाबाद में एक पिलखवा शहर है, उसके पास में मेरा गांव है। 4-5 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव था। 70 के आसपास की बात है, 65 से 70 के बीच में गांव बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था एंड बहुत कोई साधन भी नहीं थे। जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो हम 5-6 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे। एजुकेशन की समझ भी नहीं थी, तो हमने आर इंटर कॉलेज पिलखवा में एडमिशन लिया। ये आर इंटर कॉलेज पिलखवा में ये हमने एडमिशन लिया और यहाँ से हमने हाई स्कूल 1980 में पास किया। हाई स्कूल जब हमने पास किया, हाँ, मैं साथ में ये सेकेंड डिवीजन में हमने पास किया, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फेल हो चुका था। आज की डेट में उसे स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। हाई स्कूल में जो सर्टिफिकेट आता है, ये हमारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। और उसके बाद हमने पिलखवा से ही इंटर किया और इंटर में भी हम कोई समझ नहीं आता था। गांव से 15 किलोमीटर जाने, 5 किलोमीटर रोज जाना आना, साथ में कोई ये बताने वाला नहीं था कि आपको कैसे पढ़ना है, कोई ट्यूशन। तो बगैर ट्यूशन के हमने 10th दिया, 12th दिया, लेकिन चूंकि कोई ये समझाने वाला नहीं था कैरियर के बारे में, तो हमें ये समझ नहीं थी कि किस तरह तैयारी करें और किस तरह ना करें। ये 1980 की बात है। ये जब हम इंटर दे रहे थे 1982 की बात है। और 1982 में आप देखेंगे कि मैं मात्र 3rd डिवीजन से पास हुआ, जिसमें भी इंग्लिश में 3 नंबर का ग्रेस आया, लेकिन पास हो गए, ये काफी था। इसी में आप जानते हैं 80 के आसपास तो गांव में इतना ही बहुत होता था कि अरे उसका लड़का पास हो गया। तो ऐसी ही बातें होती रही लाइफ में और जिंदगी आगे बढ़ती गई। उसके बाद हम ये हमारा सर्टिफिकेट है। उसके बाद हम, मेरे ब्रदर और मेरे मामा जी गुना मध्य प्रदेश में थे, तो वो मुझे गुना मध्य प्रदेश में ले आए। और गुना मध्य प्रदेश में आने के बाद हमें पता लगा कि रियली एजुकेशन क्या होती है। फिर हमने वहाँ मेहनत की और थोड़ा सा सर्विस के बारे में पता लगा कि कुछ
सर्विस भी हम कर सकते हैं, उसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए। तो फिर मैंने गुना कॉलेज से 1984 में फर्स्ट डिवीज़न में लगभग 66% से बीएससी पास की, यानी 10th हमारा सेकेंड डिवीज़न है और 12th 40% केवल हम पास हुए थे। फिर हमने बीएससी फर्स्ट डिवीज़न से की और यहाँ टोटल इंग्लिश मीडियम था, यानी इतना अंतर आने लगा। ये हमारी डिग्री है, ये बीएससी की डिग्री है, इसमें भी लिखा है कि हम प्रथम श्रेणी में पास हुए। उसके बाद हमारी सर्विस लग गई नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में और बस यूनियन के चक्कर में पड़ गए। और यूनियन, हालांकि मैं उसे बुरा नहीं मानता, लेकिन हमने यूनियनबाजी की। बाद में ऑफिसर एसोसिएशन में भी जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल सभी पदों पे रहे। यूनियन में भी जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट तो नहीं रहे कभी। उसके बाद ये सर्विस में रहते हुए नेशनल सर्टिफिकेट इन सुपरविजन, जो कि एनपीसी उस समय कराती थी 1990 के आसपास, तो ये हमने किया। और ये हमने करने के बाद में फिर एक जब हम 41 साल के हुए तो कंपनी ने हमें लगभग 19 साल की सर्विस के बाद में ऑफिसर बना दिया। ऑफिसर बनने के बाद में ये एहसास हुआ कि हमारे पास इंजीनियरिंग डिग्री तो है ही नहीं, हमें ऑफिसर जरूर बना दिया है। तो लेकिन ये दिमाग में चलता रहा कि नहीं, हमें डिग्री करना चाहिए। इससे पहले मैं एएमआई करने का प्रयास कर चुका था, एएमआई के 2 पेपर भी पास कर लिए थे, लेकिन वो छूट गई थी। तो आप यकीन कीजिए कि 43 साल की उम्र में हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एग्री हो गए। वो हमारी गुना यूनिट के, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की गुना यूनिट के बिल्कुल थोड़ी सी दूर पे यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी आ गई। और जब जेपी यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया 2008 में, बड़ा मुश्किल था सर्विस के साथ रेगुलर कोर्स करना, लेकिन वाइस चांसलर बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। उन्होंने कोर्स को हमारे हिसाब से डिजाइन किया। 9 से 5 के अंदर उन्होंने हमें बताया है कि आज की डेट में डिग्री फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एंड फ्लेक्सिबल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो सर्विस वाले लोग हैं विदेशों में, उन्होंने कई देश विजिट किए हुए थे और उन्होंने बताया कि 9 से 6 के अंदर यूनिवर्सिटी का नॉर्मल टाइमिंग 9 से शाम को 6 बजे तक है, बल्कि रिसर्च वर्क तो 7-8 बजे तक भी चलता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को यह अधिकार है कि वो अपने क्लासेस 9 बजे से 6 बजे तक कभी भी कर सकती है। उन्होंने हमें बताया कि हम आपकी क्लासेस 3 बजे से 6 बजे तक लेंगे और आप इसे डेली अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ड्यूटी के साथ ही रहते हुए बहुत भाग के हम ड्यूटी से आते थे। मुश्किल से कभी 1-2 रोटी खाई तो खाई, नहीं तो भागते थे कॉलेज के लिए। कॉलेज के वाइस चांसलर, मैंने बताया जैसे कि बड़े काइंड थे। उन्होंने जब हमें एडमिशन दिया तो सबसे बड़ी बात यह कही कि यदि इंजीनियरिंग की डिग्री करना है आपको तो आप तलाक ले लीजिए। हम क्लास में 14-15 लोग थे। आप यकीन कीजिए कि कैसी गुजरी होगी जब उन्होंने ये कहा कि यदि पढ़ाई करना है तो तलाक ले लीजिए, क्योंकि उस समय तक हम लोग एक्सपीरियंस वाले थे। 43 साल की उम्र हो चुकी थी, उससे भी ज़्यादा उम्र के लोग थे हमारे साथ में, और सब समझते थे कि तलाक का मतलब क्या है। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा मतलब यही है कि मैं आपको एक भी छूट नहीं देने वाला। आपकी कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको लगातार क्लास अटेंड करनी पड़ेगी 3 साल तक, तभी हम आपको मानेंगे और किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। गुना मध्य प्रदेश से हमने जेपी यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री की रेगुलर रहते हुए। ये बहुत बड़ी बात थी। एंड मैं आपको लास्ट में फाइनल डिग्री पे बताता हूं कि इसमें हमारी कितनी परसेंटेज थी। जो 12th में हम 3rd डिवीजन में पास हुए थे, उसके बाद हमने मेहनत की और हमने ये अपने आप में ये कोशिश करने का सदैव ये कोशिश की कि हम किसी से कम नहीं हैं। इस उम्र में भी हमने इतनी मेहनत की है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आज इन्होंने लिखा कि देखिए 81% ये रजिस्ट्रार के सिग्नेचर हैं और 81% पे हमने इसे डिग्री को किया। और उसके बाद हमने हमारा मन नहीं भरा। हमारी डिग्री गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से ऑथेंटिकेटेड है एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
ये इसको अपोस्टाइल बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमने इसको अपोस्टाइल कराया, एंड अपोस्टाइल कराने के बाद में ये ताकि जो हमारे डिग्री करने के बाद में जो लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उसके लिए अटेस्टेशन होता है। अटेस्टेशन मध्य प्रदेश सरकार ने किया, ये मध्य प्रदेश सरकार ने अटेस्टेशन किया एंड अपोस्टाइल किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली ने। तो ये भी हमने अपनी डिग्री को वहां से ऑथेंटिकेट कराया। ऑथेंटिकेट कराने के बाद में हमारा मन नहीं भरा और हमने एमटेक में एडमिशन ले लिया। एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन ले लिया, और एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी हमने उसी यूनिवर्सिटी से और उसी तरह भाग के इसी तरह क्लास अटेंड करते हुए हमने एमटेक की डिग्री भी कंप्लीट की 3 साल 2014 में। और 2014 में जो फाइनली हमने अपना परसेंटेज बनाई वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो फाइनल परसेंटेज भी हमारी 86% थी डिग्री में। तो 86% टोटल परसेंटेज से हमने एमटेक की डिग्री की। वही मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा कि 12th में मेरे 40% थे, एंड फिर बीटेक में 81% एंड बीएससी में 66% एंड एमटेक में 86%। उसके बाद फिर हम यहीं नहीं रुके, हम 43 और 3 46 और 3 49 के हो चुके थे जब हमने एमटेक कंप्लीट किया। उसके बाद हमने ये हमारी एमटेक की डिग्री है, और ये एमटेक की डिग्री है गुना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमटेक की डिग्री को भी हमने ऑथेंटिकेट कराया, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद बीओई बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग किया हमने। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग, आप इंडस्ट्री के लोग हैं, ज़्यादातर हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो जानते हैं कि देश के अंदर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग की क्या वैल्यू है। बीओई केवल इंजीनियर कर सकते हैं या डिप्लोमा होल्डर भी कर सकते हैं जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस हो। मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी कर सकते हैं, एंड इसकी बहुत वैल्यू है। एंड इस पे हमने देखा है कितने इंजीनियर्स ही फेल होके आते हैं वहाँ पे, लेकिन हमने इसकी इतनी तैयारी की कि हमने डिसाइड किया कि हर हाल में करेंगे। उसके बाद हमने एनर्जी मैनेजर किया, ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी पावर मिनिस्ट्री, जैसे आपको मालूम ही है कि पावर मिनिस्ट्री इस कोर्स को कराती है। एनर्जी मैनेजर का कोर्स भी हमने किया। एनर्जी मैनेजर का कोर्स हमने करने के बाद में फिर भी हम यूं कह सकते हैं कि संतुष्ट नहीं हुए, पढ़ने का इरादा कंटिन्यू था। हमारे उस दौरान आरसीएफ के सीएमडी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के भी सीएमडी कुछ समय के लिए बने थे। मैंने देखा उनके नाम के आगे ना 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट लगा हुआ था, तो मैंने स्टडी किया कि 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट ये क्या होता है। तो अपनी मन की इच्छा हुई 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट करने की। तो इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से ये 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट भी मैंने पास किया। देन बहुत अच्छा कोर्स है और अच्छा लगता है कि आप जब किसी दूसरे वे से भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से हमने सबसे पहले डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब आप एमबीए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वो सबसे पहले डिप्लोमा देते हैं मैनेजमेंट में। फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मैनेजमेंट में ही। फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एचआर में किया, ये डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन एचआर में किया, ये डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, डिप्लोमा इन एचआर किया, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया। उसके बाद फिर हमने एमबीए किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने एमबीए 2018 में, ये जून 2018 में अपना कंप्लीट किया इग्नू से ही। उसके बाद भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ना बीटेक की डिग्री काम आई, ना एमटेक की डिग्री काम आई, ना एमबीए काम आया, ना बीओई काम आई, ना एनर्जी मैनेजर काम आया। सर्विस के दौरान बाद में तो सब क्या काम आएगा ये वक्त बताएगा। फिर हमने तो एमबीए करने के बाद फिर भी मन ऐसा होता था कि क्या करें। हमने सेफ्टी का डिप्लोमा करना चाहा हिसार से, लेकिन हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया, इसलिए हम कर नहीं पाए। फिर हमने अभी एलएलबी कंप्लीट किया है, और एलएलबी जो मैंने कंप्लीट किया है वो भी एलएलबी भी इसी तरह रेगुलर कोर्स किया है, एंड वो भी विद परमिशन ऑफ मैनेजमेंट किया है, एंड वो भी हमने ऐसे ही
भाग भाग के मॉर्निंग शिफ्ट करते थे, कॉलेज जाते थे, इवनिंग शिफ्ट करते, मतलब इवनिंग शिफ्ट करते थे और कॉलेज जाते थे। मॉर्निंग शिफ्ट में हमने कॉलेज अटेंड नहीं किए क्योंकि कर नहीं सकते थे एज पर रूल, और नाइट शिफ्ट में हमने कॉलेज अटेंड किए। और अभी भी जो हमने LLB पास की है वो LLB 66.61% से पास की है, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास की है ये। तो इस तरह हमने ये अपने आप को ये जारी रखा है कि हम स्टडी करते रहें। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और हम जब प्रॉब्लम्स देखते हैं देश की, यानी जैसे EPS की ही प्रॉब्लम है, EPS पे वीडियो हमारी वाइफ जो बनाती हैं, मैं उसमें मेन रोल प्ले करता हूं, और ये मेरे लिए सोशल सर्विस है, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल हो सकता है। एंड जब हम देखते हैं कि जैसे EPS के केस हैं अभी, और EPS में आज की डेट में जितनी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी हम कैमरा लेके जाएं, उनके सामने खड़े हों और उनसे पूछें कि आप देश की जनता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर मन में आया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन करना चाहिए, और वो मैंने अभी फॉर्म भरा है। तो इस तरह हम आज अपने बारे में बताना चाहते थे, अपने बारे में ये बताना चाहते थे कि हमने लगभग इतनी डिग्रियां की हैं, और डिग्री नहीं की हैं, हमने अपनी नॉलेज गेन करने का प्रयास किया है। एक बार 43 की एज में जब हमने पढ़ना शुरू किया, तो मेरी अभी ये रेगुलर डिग्री है LLB, जो अभी 2058 की एज में कंप्लीट हुई है, यानी 15 साल लगभग हो गए लगातार पढ़ते हुए। और अभी जब तक रिटायरमेंट है तब तक 1-2 डिग्री और लेने का इरादा है, अभी 2 साल के अंदर, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद यदि जिंदा रहे, यदि हेल्थ ने अलाउ किया, तो कोशिश करेंगे कि समाज के लिए कुछ अच्छा सा कर सकें और कुछ बेटर करते रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि ये आपके लिए मोटिवेशनल हो सकता है, ये आपके लिए एजुकेशनल हो सकता है। इसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप हार मत मानिएगा, और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन हुआ है, तो जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं, लास्ट में कोर्ट होता है, और कोर्ट भी आप जाइए, जरूर जाइए। जैसा मैंने हर वीडियो में कहा है कि जब जब आप EPS हायर पेंशन की बात करेंगे, तब तब RC गुप्ता और सुनील कुमार केस को आप जरूर याद करेंगे, और वो इन केस के हायर पेंशन के जनक हैं। इसीलिए मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। तो आप हर हाल में, यदि आपके साथ कोई भी इनजस्टिस होता है, तो आप उसके साथ कोर्ट जरूर जाइएगा। आज का वीडियो हमने केवल इसलिए बनाया है ताकि आप खुद भी मोटिवेट रहें और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। हम ये क्यों सोचें कि 58 में रिटायर होने के बाद या 60 में रिटायर होने के बाद में लाइफ आगे नहीं है। लोग 90 साल तक भी जीते हैं, लोग 95 साल तक भी जीते हैं। हो सकता है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे 95 साल तक और 100 साल तक, तो आपके पास अभी 30 इयर्स का चांसेस है कि 30 इयर्स आप समाज के लिए काम कर सकते हैं। अब तक आपने नौकरी की अपना काम के लिए, अपने करियर के लिए, अब तक आप समाज के लिए और सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो ये सोचना कि कल क्या होने वाला है, ऐसा सोचना बंद कीजिए, और अपने आप में अपने आप को जागरूक महसूस कीजिए, अपने आप को हेल्दी महसूस कीजिए, और हिम्मत रखिए। हिम्मत रखेंगे तो सब हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं बहुत दिन से चाहता था कि ऐसा वीडियो बनाएं जिससे थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों को मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।